हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एलएसटी के अंदर। एलएसटी का मतलब है लेट्स स्टार्ट टुगेदर। तो आज की हमारी वीडियो जो है इग्नू के BHDLA 137 यानी कि हिंदी भाषा संप्रेक्षण और कौशल, इस प्रोग्राम के बारे में होने वाली है। ये प्रोग्राम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके हम फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे आज, जिसका नाम है संप्रेक्षण के मूल तत्व। ये वाली यूनिट हमारी, इसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी को। हम पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, इसकी पूरे जितने भी यूनिट हैं इसके टोटल, उन सभी को हम हर वीडियो के अंदर मतलब एक यूनिट के लिए एक वीडियो स्पेसिफिक डालेंगे, जिससे आपका पूरा ये थ्योरी कवर हो जाएगी। और इसका एक क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए अलग से वीडियोस चैनल पे एग्ज़ाम टाइम में आती रहेंगी। अभी सिर्फ थ्योरी के लिए है ये। तो फर्स्ट यूनिट हमारी है संप्रेक्षण के मूल तत्व, ये है। इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या है, इसकी रूपरेखा देखते हैं एक बारी। सबसे पहले हमें उद्देश्य देखने को मिलेगा, फिर प्रस्तावना है, फिर संप्रेक्षण का अर्थ, संप्रेक्षण के विविध रूप के अंदर मौखिक, आंगिक, लिखित और संचार माध्यम है। उसके बाद आता है संप्रेक्षण का प्रयोजन, ठीक है। उसके बाद है संप्रेक्षण की प्रक्रिया, और उसके बाद है सफल संप्रेक्षण। बस इतना ही हमारे इसमें है यूनिट 1 के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो इसका उद्देश्य देखते हैं क्या है। इस इकाई में हम संप्रेक्षण के मूल तत्वों पर विचार करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके मूल तत्व क्या कर सकते हैं, जैसे कि संप्रेक्षण का अर्थ, संप्रेक्षण की विविध रूप, है ना, क्यों कितने रूप हैं उसके, उसका प्रयोजन किस तरह होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, सफल संप्रेक्षण क्या होता है, और उसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। यही सब है इसकी उद्देश्य इस यूनिट के, इस यानी कि इस वाले हमारे चैप्टर के उद्देश्य ये हैं। अब आते हैं प्रस्तावना पर। हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल पाठ्यक्रम के पहले खंड की यह पहली इकाई है। चलो ठीक है, मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा रीडिंग नहीं करते हैं हम। चलो, तो इसमें क्या है, हम संप्रेक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो संप्रेक्षण को हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक तरह से अपनी बातों, विचारों, भावों का आदान प्रदान, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना और उसको यह बात समझ भी आना, इसको हम संप्रेक्षण बोलते हैं। इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि बातों का, वस्तुओं का, भावों का, इन सब का आदान प्रदान जो होता है, इसको हम संप्रेक्षण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस इकाई में चर्चा की गई है कि आखिर संप्रेक्षण की ज़रूरत क्यों है। अच्छा, इसमें संप्रेक्षण की ज़रूरत आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि ज़रूरत क्यों है। हमें अपनी बात दूसरे व्यक्ति को कहने के लिए, अपने काम कराने के लिए, सभी तरह के कार्य को करने के लिए संप्रेक्षण की आवश्यकता होती है। इसका समझाने के लिए बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी इसमें आप संप्रेक्षण होता है, लिखित संप्रेक्षण होता है। आप किसी लिखे हुए आर्टिकल को पढ़ते हो, वो आपको समझ में आता है। आप अपने भाई बहनों से, माता पिता से, दोस्तों से, स्कूल में टीचर से जब भी बातें करते हो, वो भी संप्रेक्षण का ही एक रूप होता है। अब हम समझते हैं संप्रेक्षण का अर्थ क्या है। जन्म लेने के बाद बच्चा जब पहली बार रोता है तो यह समाज के साथ उसका पहला संप्रेक्षण होता है। उसके बाद हर एक क्षण और अजीबवीय संप्रेक्षण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। यानी कि जब बच्चा पहली बार जन्म लेने के बाद रोता है तो वह उसका संसार के साथ, इस संसार के साथ पहला संप्रेक्षण होता है, और उसके बाद यह प्रक्रिया जो है जारी रहती है हमेशा। देखते हैं, हम पहले ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, फिर संवेदनाओं आदि के जरिए क्या करते हैं, संप्रेक्षण करते रहते हैं लगातार। मेरा संवेदनाओं के माध्यम से संप्रेक्षण करते चलते हैं। इसके लिए हम अपनी समस्त इंद्रियों अर्थात कान, नाक, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का भी प्रयोग करते हैं। यह सब हमारे आंगिक संप्रेक्षण के अंतर्गत आता है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो एक अर्थ क्या है इसका कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो रोता है तो उसका पहला संप्रेक्षण होता है, और उसके बाद वह संप्रेक्षण की प्रक्रिया को जारी रखता है अपने सहयोगियों, अपने सहपाठियों, अपने माता पिता सबसे बात करने के रूप में। संप्रेक्षण एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, देखकर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। यह कहा जा सकता है कि समस्त मानव क्रियाकलाप एक संप्रेक्षण ही हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हालांकि संप्रेक्षण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेक्षण में अर्थों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अपने अर्थ जो हैं हमारे, उनका आदान प्रदान संप्रेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा संप्रेक्षण के विविध रूप। यह है, ऊपर बताया गया कि मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा कुछ न कुछ संप्रेक्षित
ही करता है। उसकी आंगिक अभिव्यक्ति बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से संप्रेक्षण ही है। आइए इन सब पर अलग अलग विचार करें। तो सबसे पहले आता है हमारा मौखिक संप्रेक्षण। ज़्यादातर संप्रेक्षण बोलकर किया जाता है। आप सभी मोस्टली 99.9% संप्रेक्षण जो है बोलकर ही करते हैं। 99.9 ज़्यादा हो गया, 95 ले सकते हो आप, बहुत कॉमन है, करते हैं। भाषा इसका मूल आधार और माध्यम है। हमें एक भाषा चाहिए होती है जो माध्यम बनती है संप्रेक्षण का। सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेक्षण शुरू हो जाता है और रात में बिस्तर तक जाने तक ये संप्रेक्षण चलता रहता है। आपने बड़े बुजुर्ग ने को कहते हुए सुना होगा कि सोच समझ कर बोलो, आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। आप इसी प्रसंग में एक सब कबीर का जो दोहा है वो बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा सबने। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग कीजिए जो दूसरों को प्रसन्न करे, साथ ही आपका खुद का मन भी प्रसन्न रहे, इस तरह से। अच्छा, जो हमारा मौखिक संप्रेक्षण होता है उसके अंदर कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, यानी कि कुछ मुख्य घटक होते हैं उसके, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला तत्व है उसका भाषा और वाक्यों का चुनाव। आप कुछ भी कहते हैं, अपने शब्दों का चुनाव कैसा, आपने जो भी कहा है उसके जो शब्दों का चुनाव है वह आपकी बात को निर्भर करता है, आपकी बात बोलने के ढंग, है ना। जैसे कि आप अगर किसी से गुस्से में बोलते हो, है ना, गुस्से में बोलने वाले शब्द अलग होते हैं, इनको हम अपशब्द भी बोल सकते हैं, उस तरह से होता है। जैसे कि इसका उदाहरण दिया हुआ है, डॉक्टर ने पूछा कि क्या सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, तो मरीज़ बोलता है अभी कैसे ख़त्म हो सकती हैं, है ना। जबकि मरीज़ को सिंपली बोलना चाहिए था कि नहीं डॉक्टर साहब अभी दवाई बची हुई हैं, लेकिन उसने क्या उल्टा जवाब दिया, वही कहना चाह रहा है ये, है ना। अब दूसरा इसमें तत्व है आवाज़। आप अपनी नम्र आवाज़ में कहते हैं या ज़ोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। श्रोता होता है सुनने वाला इंसान, और वक्ता होता है बोलने वाला इंसान, इसको ध्यान रखना। एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। एक मिनट, ये है श्रोता और एक होता है वक्ता। वक्ता यानी कि जो बोलता है, ऐसे होता है वक्ता। फिर से मैं बताऊँ एक बारी, एक मिनट, कैंसिल करते हैं। ये होता है वक्ता, बोलने वाला इंसान, बोलने वाला या संदेश भेजने वाला भी वक्ता ही कहलाता है। और श्रोता होता है जो सुनता है बातों को। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज़ होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है कि मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, ज़रा बदल दो। दुकानदार ने बोला इसका पैसा लगेगा। ग्राहक बोलता है अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। दुकानदार बोलता है तो क्या साइकिल का बीमा करा लिया था? साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ वरना चलते बनो यहाँ से। अब क्या ऐसी स्थिति में जो ग्राहक है वो दोबारा उस दुकान पर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो अगर वो दुकानदार उस ग्राहक को विनम्रता से या प्यार से समझाता तो वो ग्राहक समझ भी जाता और उस दुकान से कनेक्ट भी रहता, जुड़ा भी रहता। ठीक है, अगला इसका तत्व है स्वर। जो भी आप बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपके किसी को बुलाया, जैसे मान लो, हम ये स्वर क्या बोलना चाहता है कि जिस तरह से आप बोलोगे उसी तरह से सामने वाला समझेगा। जैसे आपने किसी को बुलाया इधर आओ, आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ही सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप नाराज़ होगे तो ज़ोर से बोलोगे, आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, और प्यार से बोलोगे तो आप खुद ही देखो, आप समझ जाते होगे आप किसी को बुलाने के ढंग से, है ना। अगला है आंगिक संप्रेक्षण। अभी तक हमने सीखा था मौखिक संप्रेक्षण, यानी कि जो हम बोलचाल की भाषा होती है उसको मौखिक संप्रेक्षण बोलते हैं, बोलचाल वाले आदान प्रदान को। अब आते हैं आंगिक संप्रेक्षण। आंगिक संप्रेक्षण के अंतर्गत हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उनको नोट किया जाता है। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेक्षित नहीं करता है। अभी देखते हैं, ये रहा। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात को संप्रेक्षित नहीं करता है, उसके सारे अंग जैसे कि हाथ, आँख, पैर, कंधे सब संप्रेक्षण में सहयोग करते हैं। यह गैर शाब्दिक आंगिक या अमौखिक संप्रेक्षण होता है। इसको हम गैर शाब्दिक, आंगिक या फिर अमौखिक संप्रेक्षण भी कह सकते हैं। कोई कमी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। अगला है शारीरिक संप्रेक्षण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। संप्रेक्षण सॉरी शारीरिक संप्रेक्षण जो है उसकी शुरुआत आपकी वेशभूषा, जिस तरह से आप बन के जा रहे हो, और आपका व्यक्तित्व यानी कि जो आपका कैरेक्टर है उसके हिसाब से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं वह आपकी वेशभूषा और आपके व्यक्तित्व के बारे में धारणा बना लेता है। आप उसके सामने कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वह किसी दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल
पकड़कर झुक जाते हैं और तब वह झुके रहते हैं जब तक वह अधिकारी झुंझलाकर रह ना कह दे कि जरा सीधे खड़े होइए, है ना। आप जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी को अपना व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा कि अपनी फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत कीजिए, है ना। मतलब कि मूल आपने मतलब कि फ़ोटोकॉपी प्रस्तुत की है, उसने बोला कि आप उसकी मूल प्रति दिखाइए, यानी कि जो उसका मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाइए। और आपने मूल प्रति यानी कि डॉक्यूमेंट निकालते समय अपना मुँह अजीब सा बना लिया या आप भौं सिकोड़ ली अपनी, इस तरह से अगर आप करते हैं तो उसके मन में, अधिकारी के मन में आपके लिए भाव पैदा होगा कि यह व्यक्ति जो है ज़बरदस्ती के काम कर रहा है यहाँ पे। आपके इस व्यवहार से आपका बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इसके विपरीत यदि आप मूल प्रति ना भी हो और आप विनम्रता से मुस्कुराकर बात करें कि तो शायद आपका काम हो भी सकता है। ये कहना चाह रहा है कि यदि आप मूल प्रति या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है और अगर आप उस अधिकारी से विनम्रता से बात करेंगे तो वो हो सकता है आपका काम कर दे। ये कहना चाह रहा है ये। तो ये क्या है कि लिखित हमारा जो आंगिक संप्रेक्षण है, जो हमारी हाव-भाव, हमारे हाथों-पैरों की गतिविधियाँ जो है, ये सब मैटर करती हैं किसी भी व्यक्ति को आकर्षित अपनी बातों को आकर्षित बनाने के लिए। अगला है, आँखें आंगिक संप्रेक्षण का सबसे सशक्त माध्यम है, यानी कि हमारी आँखें जो हैं वो सब कुछ बता देती हैं। अगर हम खुश होते हैं तो, नाराज़ होते हैं तो, सारी गतिविधियों सारी हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हमारी आँखों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला है, हाँ, अपनी आँखों के ज़रिए आप न केवल अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता जारी करते हैं बल्कि उसे दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आँखें नम हो तो हम जान जाते हैं कि वह दुखी है। हाँ, कभी-कभी खुशी के आँसू भी निकलते हैं, परंतु उस व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि वह आँसू खुशी के हैं या दुखी के हैं। यानी कि आँखों के अलावा शारीरिक अभिव्यक्ति, जैसे कि उसका अ, हाथ-पैर रखने का तरीका, अगर कोई इंसान हाथ-पैर फ़ोल्ड करके बैठा है, यानी कि वो बंधा हुआ फ़ील कर रहा है ना? इस तरह से। आगे है लिखित संप्रेक्षण। आप बोलकर और देखकर तो संप्रेक्षण करते ही हैं, लिखकर भी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बहुत कॉमन सी बात है। अभी आप ये पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप लिखित संप्रेक्षण के अंदर हो, यानी कि मैंने लिखा हुआ है और आप उसको पढ़ रहे हो, यानी कि आप लिखित संप्रेक्षण वाली प्रक्रिया कर रहे हो उस टाइम पे। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने आप को पाठक तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है, योजनाबद्ध ढंग से लिखकर आप अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन-कौन सी बातें हैं वो? क्या, क्यों, कब, कैसे, इन बातों का। चलो इनको समझते हैं कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट बताया हमने क्या। लिखते समय ये रहा क्या। लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र है, रिपोर्ट है, टिप्पणी है, लेख है, कहानी या कुछ भी जो लिखते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी निबंध में आप पत्र की भाषा लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है क्यों। जब विषय तय हो जाए कि लिखना क्या है, उसके बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए, यानी कि किस लिए लिखना है। सूचना देनी है, निवेदन करना है, पुष्टिकरण करना है, समझाना है, समझना है, इस तरह से। अगला है कौन। यह संदेश यह कौन का मतलब है कि संदेश प्राप्त करता है, यानी कि हमारा श्रोता जो होगा प्राप्त करता है। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा, जाहिर सी बात है। आपकी जो लिखने की शैली है भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भिन्न होगी। बहुत कॉमन सी बात है ये भी, है ना। अगला है कब और कैसे। कब का अर्थ है कि आप अपने पत्र लेखन में दिन और तारीख ज़रूर लिखें। खासकर पत्र लेखन में या फिर कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य पालन करें, यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें डेट मेंशन करनी होती है कि इस तारीख को या इतने बजे इस टाइम पे जो भी है वो मेंशन करना होता है हमें। ठीक है। अगला है कैसे। आपके लेखन का सारा दामोदर इस बात पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यदि आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है, यानी कि ये जो होता है आपकी जो भाषा है जिसमें आप लिख रहे हैं उसमें, और आपका जो लेखन कौशल है, आपने की जो लिखने की एबिलिटी है आपकी, उसका क्या है, आपकी एग्जामिनेशन एक तरह से परीक्षा है। आपकी भाषा पत्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए, है ना। इस तरह से है। अगला है किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले
तथ्य जुटाना ज़रूरी है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं कि हमें लिखना शुरू कर दिया और हमारे दिमाग में बातें ही नहीं आ रही क्या लिखना है, तो हम उल्टी सीधी घुमाते फिरते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास तथ्य उसके मौजूद होने चाहिए। तो अगला हमारा संप्रेक्षण का माध्यम है संचार माध्यम, यानी कि अगला संप्रेक्षण का अंग जो है वो है संचार माध्यम। संचार माध्यम संप्रेक्षण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि संचार माध्यम अपनी मध्यगमता, विशिष्टता के अनुसार संप्रेक्षण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से, है ना, जन जन तक संचार का संप्रेक्षण करता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट आदि जो है दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम से करते हैं। जैसे कि अभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ये क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों है, इसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, है ना। इसी तरह से है। इसी तरह जब देखते हैं कि कहीं पे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग लगे होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, उस तरह के संप्रेक्षण में आप लिखित संप्रेक्षण की प्रक्रिया को पूरा करते हो। टेलीफोन पर जब हम बातें करते हैं तो हम मौखिक संप्रेक्षण का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अगला है संप्रेक्षण का प्रयोजन। देखते हैं क्या है। संप्रेक्षण की विविध रूपों की जानकारी प्राप्त करने के बाद यह प्रश्न उठता है कि इस प्रश्न पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि संप्रेक्षण का प्रयोजन क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। वह संप्रेक्षण के जरिए समाज से जुड़ता है, यानी कि संप्रेक्षण का प्रयोजन है वो मनुष्य को समाज से जोड़ना है, जो बात है ना। आइए देखते हैं संप्रेक्षण मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत ज़रूरतें। यह अपने आप में स्पष्ट है। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार एवं जीवन के अन्य सभी उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेक्षण करते हैं। यानी कि हमें खाना चाहिए तो हमें संप्रेक्षण करना पड़ेगा, पीने के लिए पानी चाहिए, पढ़ना है, रहना है, प्यार करना है, जीवन के सभी उद्देश्य जो होते हैं, जो व्यक्तिगत पहलू होते हैं, उनमें संप्रेक्षण जो है अनिवार्य होता है। उसी के लिए हम संप्रेक्षण करते हैं। अपनी ज़रूरतों पूरी ना होने पर उसकी मांग करते हैं, इस तरह से, है ना। ये अगला है व्यक्तिगत संप्रेक्षण, व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार या मित्र का या जान पहचान वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप, बहुत दिनों से दिखे नहीं, इस तरह से होता है ना। ये है। अगला है सोचना। तो पहला क्या था हमारा, पहला पॉइंट है इसका व्यक्तिगत ज़रूरत, दूसरा है व्यक्तिगत संबंध, तीसरा पॉइंट है सूचना। हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है। सूचना संग्रहण की प्रक्रिया आजीवन चलती है, यानी कि जब से आप पैदा होते हो जब तक आप मरते हो, सूचना संग्रहण हमेशा चलता रहता है ना। और सूचना संग्रहण के लिए भी संप्रेक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि सूचना संग्रहण भी संप्रेक्षण का संयोजन है। अगला है आपस में बातचीत। आपस में बातचीत करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों की बात को सुनने और समझने के लिए संप्रेक्षण होता है। गप्प संप्रेक्षण का एक मज़ेदार मनोरंजन उदाहरक है। हम गप्प मारते हैं जो, लोगों को गप्प मारने में बड़ा मज़ा आता है। इसके ज़रिए हम एक दूसरे तक अपनी भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोणों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। अगला है आग्रह करना, यानी कि रिक्वेस्ट करना। विज्ञापन में इस प्रकार के संप्रेक्षण का विज्ञापन जो है इस प्रकार के संप्रेक्षण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र और विज्ञापन को याद कीजिए, आपने देखा भी होगा, है ना। तो इस तरह से है, मतलब कि लोगों को लुभाने के लिए इस तरह से इसमें लिखा जाता है, बोला जाता है, दिखाया जाता है कि लोग आकर्षित हो जाएं। अगला है मनोरंजन। यह भी मनुष्य की ज़रूरत है। हंसना, हमारे दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य का स्वाभाविक व्यक्तियों में शामिल है। यानी कि मनुष्य की जो स्वाभाविक स्वभाव है उसमें ही ये सब शामिल है ना। हंसना, हंसाना, दुख सुख में साथ रहना, है ना। इस तरह से मनोरंजन के लिए सिनेमा देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए मनोरंजन की कुछ पुस्तकें आती हैं, उनको भी पढ़ते हैं। इन्हीं कारणों से संप्रेक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो मेनली हमें, अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो मनुष्य को सभी, यानी कि समस्त क्रियाकलाप करने के लिए संप्रेक्षण की आवश्यकता होती है। चाहे वो बच्चा के पैदा होने से लेकर रोना हो, वो भी संप्रेक्षण है, और उसके मरते समय जो उसकी आखिरी आह निकलती है वो भी संप्रेक्षण का ही एक रूप है। अब आते हैं संप्रेक्षण की प्रक्रिया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अच्छा ठीक है।
अब देखते हैं इसमें क्या है, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। अच्छा, प्रेषक कौन होता है? ये संदेश भेजने वाला। अब प्राप्तकर्ता होता है संदेश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश को पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। इसका संप्रेषण, अच्छा, इस प्रकार के संप्रेषण के तीन हिस्से होते हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश और तीसरा है प्राप्तकर्ता। पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं, आप प्रेषक हुए। आपका आप पत्र में कुछ लिखते हैं, यह संदेश हुआ। यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है तो वह उसको पढ़ता है तो आपका भाई प्राप्तकर्ता हुआ। इस प्रकार से संप्रेषण पूरा होता है। आइए देखते हैं कैसे पूरा होता है। सबसे पहले है स्रोत, यानी कि जहाँ से हम सूचना का संग्रहण करते हैं। अगला है माध्यम, संप्रेषण को कैसे भेजा जाता है, किस माध्यम से भेजा जाता है, लिखित माध्यम है, आंगिक है ना, किस तरह का माध्यम है। अगला है फिर हमारा सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता, यानी कि जो प्राप्त करता है संदेश को प्राप्त करने के बाद क्या वह उसी प्रकार सोचता है जिस प्रकार आपने लिखते समय सोचा था। यह है। तो संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्वों की प्रमुख भूमिका शामिल होती है, यानी कि 9 तत्व जो है संप्रेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से हैं? स्रोत, वक्तव्य क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ और जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। तो एक एक करके सभी को समझना अनिवार्य है। समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्रोत। किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है ना। अब जिसके इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इसे स्रोत या वक्ता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वक्तव्य क्षमता। तो स्रोत समझ में आया। स्रोत जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी कि जो संदेश को भेजेगा वह स्रोत कहलाता है। इसको हम वक्ता भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगला है वक्तव्य क्षमता, सॉरी वक्तव्य क्षमता क्षमता विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को वक्तव्य क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वह विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ भी सके। समझे? तो इसमें क्या है, लिखने की जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कला है, उसका बेहतर होना आवश्यक है, क्योंकि जो हम लिखेंगे वह अगले व्यक्ति को समझ भी आना चाहिए। ठीक है, इसी का अगला पॉइंट है संदेश। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं, यानी कि वक्ता के जो विचार हैं जिसको वह एक अर्थपूर्ण ढंग से किसी संदेश में उतार कर प्राप्तकर्ता के पास भेजता है, उसी को क्या बोलते हैं? संदेश बोलते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या गैर मौखिक जिसको हम आंगिक बोलते हैं वो भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, सभी को पता है। राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा का अर्थ बिल्कुल विपरीत है ना। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा, अच्छा देखो, इसने बोला कि भाषा का अपना व्याकरण होता है जिसके अनुसार हमारे संदेश का अर्थ बनता है। अब एक इन्होंने वाक्य ये बोला, राम ने श्याम को मारा, है ना। अगर हम बोलते हैं मारा श्याम ने राम को, तो क्या हुआ? वाक्य पूरा बदल गया हमारा, है ना। तो इस तरह क्या है, व्याकरण भी जरूरी है किसी भी संदेश को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। यही बोलना चाह रहा था कि संदेश जो है हमारा अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिसको प्राप्तकर्ता पढ़कर उसी सेंस में उसी मतलब उसी सेंस में पढ़े समझे जिसमें आपने लिखा है ना। चलो अगला है हमारा माध्यम। हाँ, संदेश का था माध्यम। संदेश किसी माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, जाहिर सी बात है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होती है। जैसे कि हम आमने सामने खड़े होकर बात करते हैं तो हमारा संदेश हवा के थ्रू ही चला जाता है। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला गया संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंच जाता है। अब तो रेडियो तरंगें, सैटेलाइट आदि के माध्यम से भी संदेशों को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है ना। आपने देखा होगा कि हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो वो क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू विश्व के दूसरे कोने में खड़े व्यक्ति के पास भी आराम से पहुंच जाता है। चलो अगला देखते हैं। जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है। अच्छा, लिखित संप्रेषण जो होता है उसमें लिपि, यानी कि जो हमारी लिखने की लिपि को बोलते हैं हम एक तरह से, जैसे हमारी
व्याकरण है, मतलब हमारी हिंदी भाषा है उसमें अ आ इ ई होती है ना, इस तरह से हम शब्दों को फॉर्म करते हैं, इसी को हम लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? मुख्य माध्यम होती है लिखित संप्रेक्षण का, है ना। अब एक बात और है, लिखित संप्रेक्षण में लिपि माध्यम होती है। अब लिपि जो है वो, लिपि का ज्ञान प्राप्तकर्ता और वक्ता दोनों को ही होना चाहिए। अच्छा, इसका एग्जांपल ये है कि मान लो कोई इंसान है वो पंजाबी भाषा लिखना जानता है, उसने पंजाबी लिपि में अपनी भाषा जो है लिख दी, अपना संदेश लिख दिया पूरा। अब जो प्राप्त करता है हमारा, वो क्या है, वो हिंदी भाषा का, उसको सिर्फ हिंदी लिपि का ज्ञान है, तो वो उस संदेश को समझ ही नहीं पाएगा। और जब वो संदेश नहीं समझ पाएगा तो दोनों के बीच में संप्रेषण ही नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी सीखा था कि संप्रेषण की जो परिभाषा है वो ये है कि एक दूसरे तक बातों विचारों का आदान प्रदान। तो जब तक हमारी बात अगले व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगी तो आदान प्रदान कैसे हुआ, है ना। अब मान लो हमने किसी के लिए एक गिफ्ट भेजा और वो उस तक पहुंचा ही नहीं, तो गिफ्ट कैसा वो हुआ, है ना। इस तरह से है। तो इसलिए लिपि का जो ज्ञान है प्राप्तकर्ता और संदेश भेजने वाला दोनों को जरूरी होता है। अगला है प्राप्तकर्ता। वक्ता या श्रोता जिस तक अपनी बात संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है। जो संदेश ग्रहण करता है, यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया है उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी इस संदेश को सुन लें और उस पर संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि देखिए, जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं तो आपस में खड़े होकर बातें करते हैं, तो जब आसपास खड़े लोग भी हमारी बातें सुन लेते हैं। वही कहना चाह रहा है बस ये। अगला है संदेश प्राप्ति। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया, है ना। इस इंग्लिश में इसको डिकोडिंग भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कुछ लिखा कि आज मैं वहाँ गया। अब आपको पहले से पता है कि मुझे कहाँ जाना था, तो आप समझ जाओगे, है ना। और यदि मैं किसी अनजान व्यक्ति से बोलता हूँ कि आज मैं वहाँ गया, तो उस व्यक्ति के लिए मेरी बात को समझना मुश्किल होगा। तो ये ज़रूरी है कि प्राप्तकर्ता और वक्ता दोनों की आपस में जो है मतलब आपस में दोनों नॉन हो। अगर नॉन नहीं है तो फिर उनको ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसको वो आसानी से संदेश मतलब डिकोड कर सके, समझ सके बात को। अगली है प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। बड़ी मशहूर कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। संप्रेषण या पूर्व संप्रेषण में यह भी बात लागू होती है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। यानी कि जब हमारा संदेश किसी व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो उसकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आनी ज़रूरी है, वरना हम क्या समझेंगे कि उसने सुना ही नहीं है, या फिर उसका ध्यान कहीं और था, वो सुनना भूल गया, या उसका ध्यान ही नहीं गया हमारी बात पे, इस तरह से। अगला है संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ में जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी, सांस्कृतिक भी। संदर्भ का मतलब है एक तरह से कोई वे, यानी कि किस लिए हमने उसको पत्र लिखा या संप्रेषण किया, इस तरह से। उदाहरण के लिए यदि आप दीवार में कील ठोक रहे हो और आपके हाथ में कोई हथौड़ा, आपके हाथ की उंगली में हथौड़ा लग जाता है, तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द जो है आपके आसपास के वातावरण पर निर्भर करेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो तो आप अरे यार लग गई, ओह, ऐसे करके कुछ टाल देंगे। और यदि आप अपने दोस्तों के साथ हो या फिर अगले में हो तो आपके मुंह से कुछ गाली भी निकल सकती है, अपशब्द निकल सकते हैं। यही है संदर्भ, इसलिए संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदर्भ के अनुसार मनुष्य या कोई भी व्यक्ति अपनी क्या करता है, भाषा शैली का चुनाव करता है कि उसे कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए। अगला है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई है वे आधारभूत तत्व हैं। इनके अलावा वक्ता के जीवन में मूल्य और दृष्टिकोण का भी विषय के चुनाव, शब्दों का चुनाव आदि पर असर पड़ता है। इसका हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है दुखी है और हम उसको कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो हम मजाक कर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है, बुरी लग सकती है। तो उसका जो जीवन मूल्य है हमारे संप्रेषण में भूमिका निभाता है ना। किसी सीरियस व्यक्ति से, या कोई बीमार आदमी है या फिर किसी के कोई आदमी बीमार है किसी भी चीज़ को लेकर, है ना, और हम उससे मतलब ऐसी अनफेमिलियर बातें करेंगे, जैसे मान लो कोई परेशान है और हम उसको हंसाने के लिए, मजाक करने के लिए कुछ भी और मजाक करें, तो वो और ज़्यादा परेशान हो सकता है ना। फिर कोई व्यक्ति डरा हुआ है और हम उसको डराने के लिए और हम ऐसी बातें करें जिससे उसको डर लग रहा है, तो क्या होगा, वो हमारी बातों को इग्नोर भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल में एक और समझ सकते हैं कि जब हम क्लास में बच्चे बैठे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, तो टीचर बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है ना, तो उस बच्चे का ध्यान कहाँ होता है, कहीं और होता है। यही है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण में हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अच्छा इसके लिए एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लो कोई व्यक्ति है वो कांग्रेस का सपोर्टर है और कोई व्यक्ति बीजेपी का सपोर्टर है।
तो हम कांग्रेस की सपोर्टर को यदि हम बीजेपी के सपोर्टर की अच्छाइयों के बारे में बताएंगे तो वो उन बातों को सीरियसली नहीं लेगा, उसको नज़रअंदाज करेगा, है ना। इसलिए दृष्टिकोण भी क्या है, अनिवार्य है संप्रेक्षण के लिए, सफल संप्रेक्षण के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सफल संप्रेक्षण। कई बार ऐसा होता है कि जो आप कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिलते, है ना। कई बार हम कहते कुछ हैं और सुनने वाला समझ कुछ लेता है ना, बहुत कॉमन सी बातें हैं। कई बार इसका मजाक भी बन जाता है। मैं एक घटना सुनाता हूँ, मेरे साथ घटी थी। बिजली गुल थी, मोमबत्ती जल रही थी, परिवार के सारे सदस्य गपशप कर रहे थे, तभी बिजली आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा फूंक दो। मैंने समझा मेरे चेहरे के सामने कोई मकड़े का जाल है, तो मैंने मुंह उठाकर फूंक दिया और सारे लोग हंसने लगे। जबकि मेरी बहन जो थी वो कहना चाहती थी कि मोमबत्ती फूंक दो। तो इस तरह से क्या है, कभी कभी संप्रेषण जो है सफल नहीं हो पाता। बातें एक दूसरे तक पहुंचती तो हैं, एक व्यक्ति से यानी कि वक्ता से श्रोता तक बातें पहुंचती तो हैं, लेकिन वो सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाती, है ना। जैसे कि संप्रेषण संपर्क का काम करता है। जब यह संपर्क टूटता है तो संप्रेषण अधूरा रह जाता है। जैसे मान लो हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हम बोलते बोलते नेटवर्क चले गए, तो क्या हुआ, टूट रह गया बीच में संप्रेषण अधूरा रह गया। इस तरह से यहाँ हम सफल संप्रेषण की बात कर रहे हैं। वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद श्रोताओं तक पहुँचता है और वक्ता जो कुछ कहना चाहता है श्रोता उसे उसी रूप में ग्रहण करता है, तो संप्रेषण सफल माना जाता है। यानी कि जिस सेंस में किसी वक्ता ने अपनी बात बोली है उसी सेंस में श्रोता ने अपनी बात सुनी है, जब हम बोलेंगे कि हमारा जो संप्रेषण है वह सफल हुआ है। अब हम समझते हैं सफल संप्रेषण के अवरोध, यानी कि सफल संप्रेषण में क्या क्या ऐसे तत्व हैं जो उसके बीच की रुकावट बनते हैं। पहला है गलत संदेश। संदेश को सही ढंग से संप्रेषित ना करना या उसे ठीक ढंग से ना समझा पाना भी सफल संप्रेषण का बहुत बड़ा अवरोध है ना। जैसे कि संदर्भ ना बताया गया हो। जैसे कि हमने अभी कहानी सुनी ऊपर मोमबत्ती वाली, उसने बोला फूंक दो, लेकिन उसने क्लियर नहीं बोला कि क्या फूंकना है, इस तरह से। तो गलत संदेश क्या है, अवरोध है। गलत शब्दों का चुनाव। कुछ भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, कभी गलत शब्द, कोई भी गलत शब्द जो है आपके संप्रेषण को बाधित कर सकता है, साथ ही आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था ऊपर, दुकान वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, दुकानदार साइकिल वाला। अगर वह अपने शब्दों का सही चुनाव करता तो उसका नुकसान नहीं होता और वह ग्राहक उससे बना रहता। अगला है सुनना और समझना। यदि श्रोता जो मतलब वक्ता है बोलने वाला, वो कुछ बोल रहा है और जो श्रोता है उसका ध्यान कहीं और है, या वो बात को सुनना नहीं चाहता, या उसका दृष्टिकोण कुछ और है, तो वह उस बात को टालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। अगला है भाव भंगिमा। भाव भंगिमा संप्रेषण का एक माध्यम है और बाधा भी है। मुस्कुराते हुए किसी का स्वागत करना, क्रोध से किसी को देखना, किसी को देखकर मुंह बिचलाना, व्यंग से हंसना, कंधे उचकाना आदि कई भाव भंगिमाएं हैं। मतलब कि इसमें क्या है कि हम हमारी जो शारीरिक प्रतिक्रिया है वो तो गुस्से वाली है, और हम मुंह से बोल रहे हैं कि आइए बैठिए, इस तरह से, तो व्यक्ति समझ जाता है कि कुछ और बात है। बोलते रहे बैठिए लेकिन मन में कुछ और है, इस तरह से, है ना। अगला आता है बोलने का ढंग। आपके बोलने का ढंग भी आपके संप्रेषण को प्रभावित करता है। यदि आप सही बात भी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे या चिल्लाकर बोलते हैं, तो आपका संदेश गलत संप्रेषण की आपके संदेश में गलत संप्रेषण की संभावना जो है बढ़ जाती है। यदि किसी की आवाज़ भारी या कृशक हो तो भी संप्रेषण बाधित हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग हकला कर या तुतला कर बोलते हैं, तो क्या होता है, उनके पास लिपि का ज्ञान है, उनके पास भाषा का ज्ञान है, लेकिन उनके जो वाक तंत्र है उसमें कमी है। इसकी वजह से क्या हुआ, संप्रेषण सफल नहीं हो पाया। अगला पॉइंट है हमारा भाषा ज्ञान। सफल संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि वक्ता और श्रोता की भाषा एक हो या वह एक दूसरे की भाषा को जानते हों, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया भी था आपको पंजाबी और हिंदी वाला, उसी तरह से है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे सारांश आ गया है। यहाँ पे सारांश के अंदर क्या होता है कि सारे जितने भी हमने पढ़ा है अब तक उसको शॉर्ट शॉर्ट में लिखा होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, इसका नाम था संप्रेषण के मूल। एक मिनट देखता हूँ फिर से। हाँ, संप्रेषण के मूल तत्व, ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, हमने ख़त्म कर ली है। इसको इकाई 1 बोलते हैं, खंड 1 की ये पहली इकाई है। अब हम अगली वीडियो में इकाई 2 के बारे में बातें करेंगे, समझेंगे उसको। इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके एग्ज़ाम से पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप
पुराने हैं तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं सब, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने साथ सहपाठियों को। और आपके अगर आप इसका असाइनमेंट भी चाहते हैं कि हाँ मेरे को इसका असाइनमेंट भी चाहिए मेरे चैनल के थ्रू, तो हम असाइनमेंट पे भी काम कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।